नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथिली पर आज मैं हिंदी कथा सेलेक्ट किया हूँ और यूँ अपने क्षेत्रीय भाषा का कथा में बहुत सारा इसमें रखा। तो आज मैंने एक अमरकांत का कथा मैंने पढ़ा, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अमरकांत लगभग कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के बराबर के ही रचनाकार माने जाते हैं अमरकांत। तो मुंशी प्रेमचंद्र का एक अलग काल था और अमरकांत जो है सो ये आधुनिक काल के कथाकार हैं। इनका सब कथा जो भी कथा है बहुत ही सारगर्भित कथा है। तो आज श्री अमरकांत का मैंने जो कथा लिया है, कथा का शीर्षक है कांटा। और ये कांटा ज्ञानोदय, नया ज्ञानोदय पत्रिका में ये छपा था। और बहुत कुछ मैंने पढ़ा अमरकांत के बारे में, बहुत इनका रहस्यमयी जिंदगी है। तो मैंने सोचा कि आज मैं अपने श्रोताओं के समक्ष क्यों ना एक हिंदी कथा रखूं। तो इसी सिलसिला में आज मैं ये कांटा कथा जो रख रहा हूँ, ये अमरकांत की कथा है। आप लोग संपूर्ण कथा सुन के अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा इस कथा पर। सर्दी की एक ठिठुरती रात में करीब 10 बजे भोजन की घरेलू गपशप के उपरांत जब हम सोने जा रहे थे, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। हम दोनों अकेले ही थे और उन दिनों हमारे शहर में ऐसे अनहोनी घटनाएं घट रही थी जो सामान्य हालत में कतई नहीं घटती। झूठ क्यों बोलूं, ऐसे में मेरी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दूं, लेकिन इंतज़ार नहीं करना पड़ा और फ़ौरन आवाज़ आई, अरे खोलो अविनाश जी, मैं नरेश चंद हूँ। मेरी पत्नी भी सशंकित दृष्टि से उधर देख रही थी। आवाज़ सुनते ही उनके चेहरे पर तनाव की जगह एक चमक आ गई और खुशी से भरे कंपित स्वर में बोली, अरे यह तो नरेश भैया है, ठहरिए मैं खोलती हूँ। नरेश चंद मेरी पत्नी की चचेजात भाई है, एक पट्टीदार चाचा के लड़के, लेकिन शख्सियत शानदार। उन्होंने पट्टीदार जैसा व्यवहार कभी नहीं किया, बल्कि मेरी पत्नी को सगी बहन की तरह माना। एक समय था जब वह इसी शहर में करीब 3 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के पद पर रहे थे। तब वह मेरे यहाँ महीना में एक बार सपरिवार जरूर आते और दिन भर रहते और मछली भात खाकर शाम को अपने बंगले पर चले जाते। उनकी पत्नी रेखा भाभी गजब की सुंदर थी, साथ ही कोई घमंड नहीं, सबसे घुल मिल जाती थी, काम में हाथ बटाती। मेरी पत्नी को वो छोटी बहन की तरह मानती। कई वर्ष पहले वो रिटायर होकर गाजियाबाद बस गए थे। लंबे अरसे से उनसे कोई संपर्क भी नहीं था। दरवाज़ा खुलते ही बर्फीली हवा के झोंके के साथ नरेश चंद्र हाथ में सूटकेस लिए अंदर आए। उन्होंने तेज़ी से घूमकर दरवाज़ा खुद बंद करने के बाद फ़ौरन कहा, देखो सविता, साफ कहता हूँ, कोई तकल्लुफ़ नहीं। मैं स्टेशन पर उतरकर भापा होटल में डटकर भोजन करके ही चला हूँ। मैं रिटायर तो हो गया हूँ, मगर एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में मुझे आना पड़ा। एक बार मन आया कि जरूर किसी होटल या सर्किट हाउस में जाकर रुक जाऊं। इस खराब मौसम में तुम लोगों को क्यों तकलीफ दूं, मगर तबीयत नहीं मानी। यहाँ खूब गप्पें लड़ेगी, खाना पीना होगा। हाँ सविता, मैं जल्दी में आया हूँ, मिठाई और तुम्हारी साड़ी नहीं ला सका, मगर मैं 3 दिन रुकूंगा। हाँ, बच्चे कहाँ है? भीतर पूरा सन्नाटा है। सविता शिकायती लहजे में बोली, भैया आप तो मैं भूल ही गए और यहाँ आकर बेगाने की तरह बात करते हैं। भोजन बनाने में क्या दिक्कत है? आपको इस समय जो भी खाना हो आप फरमाइश कीजिए, मैं बना दूंगी। देर भी नहीं होगी। आप कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर आराम कीजिए और किसी बात की चिंता मत कीजिए। दोनों लड़के अपनी अपनी नौकरी पर है, आराम से। आप भाभी को लेकर क्यों नहीं आए? देखो सविता, मैं झूठ नहीं बोलता। इस समय एक गिलास गुनगुना पानी और एक कप चाय को छोड़ और कुछ नहीं ले सकता। सविता पेशोपेश में पड़ गई, मुंह लटका कर बोली, क्या बताऊँ, दूध तो फट ही गया है। आजकल दूध वाला बहुत ही रद्दी दूध दे रहा है। खैर, मैं बगल वाली से कहती हूँ। सविता, तुम मेरा ये अटल सिद्धांत जान लो, मैं पराये घर के दूध की चाय कभी नहीं पीता। अगर नींबू हो तो दूध की जगह वह, और नींबू ना हो तो चाय और शक्कर, और अगर शक्कर भी ना हो तो सिर्फ चाय ही का लीकर ही लेकर के आ जाओ। सभी हंसने लगे। फिर सविता ने पूछा, आप नींबू की चाय पिएंगे? वाह, नींबू की चाय मिल जाए तो सबसे अच्छा, एकदम दुरुस्त। जानती हो सविता, अखिल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक पुराने महामंत्री श्री PC जोशी अपने यहाँ आने वाले को बिना दूध की चाय से स्वागत करते थे। हाँ, उसमें नींबू का आधा टुकड़ा काट कर जरूर डाल देते थे। सुना है कि सोवियत रूस में चाय बिना दूध की ही मिलती थी, लेकिन जब से PC जोशी महामंत्री पद से हटाए गए तो वहाँ कुछ मस्खरे लोग नींबू के टुकड़े के इस्तेमाल का जिक्र करते हुए इसे PC जोशी का संशोधनवाद कहते थे। नरेश चंद्र अब भी वैसे ही जीवंत थे और उनकी बातों से हमारा भय और बोरियत गायब हुआ। मैंने उन्हें छेड़ा, भाई साहब, आप तो छुपे रुस्तम निकले। मुझे मालूम नहीं था कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य भी रह चुके हैं। नहीं अविनाश जी,
मैं जब स्टूडेंट था तो 2-3 पहाड़ी दोस्तों के साथ उनके यहाँ गया था, और मेरा सिद्धांत तो यह रहा कि हर चीज़ में अच्छाई को देखो और अच्छाई को ही ग्रहण करो। मुझे कम्युनिस्ट पार्टी में नींबू की चाय वाली आदत ही सबसे अच्छी पसंद की लगी। इस तरह की मज़ेदार बातों के बाद हमने नींबू की चाय ग्रहण की। वह बाथरूम में पहले ही जाकर कपड़ा बदल कर आ गए थे। 2 बिस्तर तो बिछे ही थे। पत्नी भीतर सोने चली गई। वह पैजामा कुर्ता और हाफ स्वेटर में थे। हम दोनों अगल बगल की चारपाइयों पर बिस्तरों पर लेटे हुए पैरों पर लिहाफ डालकर नींद से पूर्व की औपचारिक बातें करने लगे। भाई साहब, आप तो दिल्ली में सेवानिवृत्ति की ज़िंदगी बिता रहे हैं, बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके एक से एक कारनामे रहे हैं। आपने गजब के अचूक तीर चलाए हैं और बल बुद्धि से अपने हर लक्ष्य को साधा है। यह सब सुनकर सोचकर तो आपको खूब आनंद आता होगा, अपार संतोष, सुख मिलता होगा। मैंने मजाकिया लहजे में उनसे पूछा। उन्होंने एक संक्षिप्त मुस्कुराहट के साथ कहा, अविनाश जी, इस सन्नाटे में तुमने क्या छेड़ दिया? मैं तो उन बातों से बहुत दूर हूँ। उनके बारे में तो न मैं सोचता हूँ और न ही किसी से बात करता हूँ। तुम्हारी बातें शायद सही है, लेकिन 2 बार उन्होंने शंका से सिर घुमाकर भीतर के कमरे की ओर इशारा किया। मैं उनका मतलब समझ गया। भाई साहब, सविता बगल वाले नहीं, बल्कि उसके बाद वाले कमरे में सोई है। जानते हो, उसका शुमार घोड़ा बेचकर सोने वाली औरतों की चैंपियनों में होता है। वह बिस्तर पर लेटी नहीं कि बेहोश। आप जो कुछ कहना चाहते हो निसंकोच कह सकते हो। नरेश चंद्र ने हंसकर ऊपर छत पर नजर गड़ा दी। जब से आए हैं उनका गौर से निरीक्षण करने का मुझे पर्याप्त मौका मिल गया। कुछ हैरत हुई, कुछ निराशा और किंचित एक विचित्र हास्यास्पद का एहसास भी। इसीलिए जब वह बाहर थे, मैं सोच रहा था कि कुछ ही देर में मेरे सामने पुराने फिल्मी नायक मोतीलाल सरीका कोई हंसमुख चुस्त दुरुस्त सुदर्शन व्यक्ति खड़ा हो जाएगा। यद्यपि नरेश चंद्र कुछ अधिक कोताह गर्दनिया है, मगर उनका यह शरीर अब काफ़ी गल गया है। मुंह पतला और उसका चमक घिसे हुए पुराने धूमिल आईने की तरह बैरोनक। संक्षेप में एक ऐसा शरीर जो उम्र और बुढ़ापे की मजबूत गिरफ्त और दबाव में होकर भी अपनी हार को अस्वीकार करने की जोरदार कोशिश कर रहा हो। खैर, कुछ ही देर में उन्होंने मेरी तरफ करवट लेकर पके भुट्टे के रेशों की तरह अपने बिरल बालों पर हाथ फेर कर कहा, अविनाश बाबू, तुम मुझसे 5 वर्ष छोटे हो। मुझे मालूम है कि 2 वर्ष पहले तुम्हारा भी रिटायरमेंट हो गया है। कहने का मतलब यह है इस समय तुम्हारे तजुर्बे भी कम नहीं है। फिर मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हो? भाई साहब, मेरे सवाल से बचने की कोशिश ना कीजिए। अगर नींद ना आ रही हो तो आराम से सो जाइए, कल इत्मीनान से बातें होगी। अगर नींद आ रही हो तो आराम से सो जाइए, कल इत्मीनान से बातें होगी। मेरी ज़िंदगी में क्या है, वह तो एक सीधी सादी लकीर है। एक जगह से शुरू हुई और सीधी एक मुकाम पर पहुंच गई। आपका तो ऊंचा ग्राफ है। यह सुनकर वो खूब खुलकर हंसे पहली बार, फिर गले तक लिहाफ खींचते हुए बोले, देखो भाई, तुम्हारा यह कथन भी सही है। मेरा अनुभव यह कहता है कि ज़िंदगी काम, मेहनत, संघर्ष और बड़ी उपलब्धि का नाम है। अगर आपके जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है और उसके लिए आप अपनी पूरी ताकत से कोशिश नहीं करते हैं तो ऐसे जीवन से क्या फ़ायदा? और जब आप एक बड़ी मंजिल की दिशा में सफ़र करना शुरू करते हैं तो आपके रास्ते में अनेक तरह की बाधाएं और प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं। एक ज़बरदस्त ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी से आपके संघर्ष को सार्थकता मिलती है। हार जीत की ज़बरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है और ऐसे में अगर आपकी जीत होती है तो आपकी उपलब्धि काफ़ी मूल्यवान होती है। आपकी उपलब्धि काफ़ी मूल्यवान समझी जाती है। मेरी ज़िंदगी में वाकई हैं और हादसे भरे पड़े हैं और यह स्वीकार करने में मुझे कोई हिचक नहीं है। और आखिर में विजय मेरी ही हुई है। मैंने पाया कि आपके संघर्ष का प्रतिद्वंदी उस तेज और खुशबूदार मसाले की तरह है जिसमें सब्जी या कोरमे के शोरबे का स्वाद बेहिसाब बढ़ जाता है। वह रुके, उन्हें जम्हाई आ गई थी। फिर बात को आगे बढ़ाते हुए बोले, मेरी ज़िंदगी में शुरू में ही एक ऐसा विकट प्रतिद्वंदी मिल गया था भैया, जो किसी महीने में मुझसे 19 नहीं था। मेरे गांव का लड़का रामदयाल। मैं प्राइमरी में से ही पढ़ाई में बड़ा तेज था, टॉप करता। 1 वर्ष बाद रामदयाल भी मेरी कक्षा में प्रवेश लेकर मेरी मुकाबला करने लगा। वह देखने में सुस्त लगता, बेमतलब के ही करता रहता, सबसे नरमाई से बोलता, मगर उसके नंबर गजब के आते थे भैया। कभी मैं आगे निकलता तो कभी वह बाजी मार लेता। अंतर 2-4 अंकों का ही होता। उसे देखकर मुझे बड़ा गुस्सा आता और गुस्से में और मेहनत करने लगता। हाई स्कूल में हम दोनों मेरिट में आए, किंतु मैं 1 स्थान ऊपर था। अंतर सिर्फ 1 अंक का था, लेकिन इंटर की मेरिट में वह मुझसे 2 स्थान ऊपर था। बस 2 अंकों का फर्क था। हम दोनों ने घोर प्रतिद्वंदिता के भाव से यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया।
वहाँ गजब यह हुआ कि एक सहपाठिनी ने हमारी प्रतिद्वंद्विता को उस शिखर पर पहुंचा दिया जिससे ऊंचा कोई स्थान होता ही नहीं, और इतने पर भी अगर आगे जाने की कोशिश हुई तो गिरावट लाजमी है भैया। अच्छा, मैं अपने बिस्तर पर ही लेटे लेटे उनकी तरफ खिसक गया। वाकई मुझे लगा कि वह अपनी पुरानी रंगत में आ गए हैं। यद्यपि ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे ठहाके, आवाज़ की उत्तेजना भरी टनटनाहट और नाटकीयता तथा कई तरह की पर्यायवाची संबोधन और टेक गायब थे। फिर भी कुतूहल भरी दिलचस्पी के क्या कहने भैया। उनका कथन जारी था। वह एक मामूली छाया थी जिसके चेहरे पर किसी प्रकार का भाव ही नहीं था, जैसे कोई थुपुआ या नरिया। पढ़ाई लिखाई में वह सुस्त थी। 3rd डिवीज़न में इंटर पास करके आई थी और BA में उसने अंग्रेजी विषय लेने का दुस्साहस कर लिया था। वह कक्षा में खूब गंभीर होकर लेक्चर सुनती और बाहर इस या उस लड़के के पीछे नोट्स के लिए इसी तरह से पड़ जाती थी जैसे किसी तीर्थ स्थान में धनी श्रद्धालु के पीछे कोई जिद्दी भिखमंगा। उसका नाम गरिमामयी था। वह मुझे आज भी याद है। ऐसा दृश्य रोज ही नजर आता, मगर मेरा माथा ठनका उस समय जब गरिमामयी नोट्स का आदान प्रदान ही नहीं बल्कि खाली पीरियडों में और छुट्टी के बाद भी रामदयाल के साथ टहलती और घुल मिलकर बातचीत करती दिखाई देने लगी। मुझे वह लड़की सदा मूर्ख रानी लगी, किंतु वह दृश्य देखकर मैं गुस्से से पागल हो गया। यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेते समय मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि रामदयाल को किसी भी मोर्चे पर बढ़ने नहीं दूंगा और ऐसी शिकस्त दूंगा कि 7 पीढ़ी के पुरखे याद आ जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए मैं पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। टीचरों और प्रोफेसरों से अच्छी रिश्ते भी बनाए, मगर यह नया मोर्चा, मुझे यह लगा कि रामदयाल मुझे चिढ़ाने के लिए यह नाटक कर रहा है। सच कहता हूँ भैया अविनाश जी, उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वही लड़की मुझे आकर्षक लगने लगी और मैंने निश्चय कर लिया कि इस मोर्चे पर भी रामदयाल को पटकनियाँ दे दूंगा। इसी समय BA फाइनल का इम्तिहान हुआ। मैं टॉप कर गया। रामदयाल को दूसरी पोजीशन आई और अचंभे की बात यह रही कि वह 3rd डिवीजनर लड़की 2nd डिवीजन से निकल गई। क्या रामदयाल की मदद से ऐसा हुआ? इसी समय बाहर पुलिस की गश्ती दल सीटी बजाता हुआ सामने से गुजरा। कई वारदातें होने के बाद एक प्राइवेट चौकीदार की गश्त के बावजूद पुलिस की यह नई कवायद शुरू हुई थी। कुछ देर तक उस सर्दी और उस बड़े भयावह सन्नाटे में उनके जूतों की खटखट की आवाज़ उभरकर अंदर कमरे में भी आ रही थी। नरेश चंद इस बीच नीचे उतरकर बाथरूम में गए। लौटकर उन्होंने बिस्तरे पर मुस्तैदी से बैठकर लिहाफ फोड़ लिया। अविनाश जी, अगर आपको नींद आ रही हो तो बता देना, मैं तो ट्रेन में सोते आया हूँ। खैर, आगे का किस्सा यह है कि मैं उस लड़की के पीछे पड़ गया और उससे मुलाकात करने लगा। मैंने टॉप तो किया था, मेरे नोट्स रामदयाल से हल्के भी नहीं थे, शायद अच्छे थे। इसके अलावा मैंने अपनी पूरी शक्ति विद्वता, चातुरी, झूठ और सच का स्वादी मिश्रण और कई किस्म की अन्य सुप्त तुच्छाओं यानी सभी बौद्धिक मारक हथियारों के इस्तेमाल करने में शुरू कर दिया। यार अविनाश, तुम मुझसे छोटे हो, लेकिन अपना यह तजुर्बा सुनाने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ कि अगर एक डल यानी बोधी लड़की को 2 परस्पर प्रबल और ईर्ष्यालु प्रतिद्वंदी प्रेमी मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी के प्रति दिलचस्पी काफ़ी बढ़ जाती है। नामालूम कौन सी बौद्धिक प्रतिभाएं उसमें जाग जाती है। उसकी चाल में भी खूबसूरत स्फूर्ति आ जाती है और मुख पर नैतिक उत्साह भर जाती है। वह खूब सक्रिय हो गई। और अविश्वसनीय तो यह है कि वह दोनों से खेलने लगी। वह कभी रामदयाल से कटी रहने लगती तो मुझे खूब प्रोत्साहित करती, लेकिन कुछ दिनों के बाद ठीक उल्टा आचरण। जब वह मुझे काट देती तो मेरा बुरा हाल हो जाता। उस पर गुस्सा तो मुझे कम आता, मगर रामदयाल के प्रति मैं खूंखार सा हो जाता। रामदयाल गुस्सा कम करता, मगर अब उसकी हंसोर आदत न मालूम कहाँ लुप्त हो गई और वह कभी कभी मुझे क्रोध और ईर्ष्या से तित्ती छोटी हरी मिर्च की कड़वाहट से घूर कर देखने लगता। नतीजा यह हुआ कि गरिमामयी का यह खेल जारी रहा। उसने हम दोनों को खूब वादे किए और दोनों की ईर्ष्याग्नि को पूरा दहकाया और उसके प्यार का पेंडुलम हम दोनों के बीच नियमित रूप से घूमता रहा। वाह भाई साहब, आज आपका भंडाफोड़ हो गया। और बाकिया भी ऐसा जैसा कोई जासूसी उपन्यास। मैंने हंसते हुए उसका उत्साहवर्धन किया।
नरेश चंद्र में फिर लेट गए थे। अविनाश, तुमने खोद दिया है मधुमक्खी के छत्ते को, तो अब भागो नहीं। तुमने मुझसे जो सवाल किया था उसी का जवाब देने के लिए मैं संक्षेप में अपनी ज़िंदगी के किस्से सुना रहा हूँ। वैसे किस्से तो बीसियों हैं। खैर, फालतू बातों को छोड़कर छूटे सूत को पकड़ ले। और मैं और रामदयाल दोनों ही गरिमामयी को एक दूसरे से काटने और उस पर संपूर्ण विजय की जोरदार प्रयास कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों को पढ़ाई में नुकसान होने लगा। क्या बताऊँ अविनाश, वह लड़की इसका खूब लुत्फ उठा रही